नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। एग्ज़ाम पास में ही है और आप यही मान के चलिए कि एग्ज़ाम मेरा कल ही है और इसी तरह से तैयारी कीजिए। चलिए देखते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं कारक। कारक यानी कैज। क्या कारक होता है? शाब्दिक अर्थ है इसका कार प्लस क, यानी कार यानी कार्य करने वाला। क्या मतलब होता है? कार्य करने वाला। और क पूरे का पूरा अर्थ है कार्य करने वाला, लेकिन कार का मतलब कार्य और क जो इसमें प्रत्यय लगा हुआ उसका मतलब करने वाला। ठीक है ना। और कैसे कोई कार्य कैसे करता है? देखो इसका अर्थ है कारक क, ये क आ गया तो इसका मतलब जुड़ाव के अर्थ में है। ये कार्य होगा तो किसी चीज़ से जुड़ाव के अर्थ में ही होगा। ठीक है। और यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ लिखा है कर्ता कर्म क्रिया को जोड़ने वाले शब्द या चिन्ह, योजक चिन्ह, समुच्चय बोधक शब्द, ये होते हैं कारक। ठीक है। देखिए वापस से देखिए इस परिभाषा को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए अनाड़ी परिभाषा या जो कुछ भी है, एक बुक वाली परिभाषा है, वो तो मैं यहाँ बाद में बताऊंगी। पहले आप इसको देखिए। कर्ता कर्म क्रिया को जोड़ने वाले, ठीक है ना, वे जो शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। ठीक है। अब ये कारक, ये जो जोड़ने वाले शब्द हैं, इनको हम चिन्ह भी बोल सकते हैं, योजक शब्द भी हैं, समुच्चय बोधक शब्द भी है, ये आएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो परिभाषा है ये आपको बुक में भी मिल जाएगी, कहीं भी मिल जाएगी, लेकिन मैंने एक नहीं, दो नहीं, तीन परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। आज मैं गुरु कामता प्रसाद जी की परिभाषा भी आपको बताऊंगी और सामान्य परिभाषा भी बताऊंगी। देखिए वे शब्दांश जो वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया से बताते हैं, ये बिल्कुल इजी परिभाषा है, हर एक के समझ में आ जाएगी ये। ठीक है ना। क्योंकि ऊपर वाली परिभाषा है उसमें तो आपको पता होना चाहिए कर्ता कौन सा है, कर्म कौन सा है, क्रिया कौन सी है। ठीक है। और इन सब को जोड़ने वाला जो शब्द आएगा वह कारक कहलाएंगे। लेकिन यहाँ जो परिभाषा दी है ये वाली, ये क्या है? संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सीधा क्रिया से बताएंगे। क्लियर है? समझ में आ गई होगी ये परिभाषा। दूसरी परिभाषा देखिए, वे शब्दांश जिसके माध्यम से वाक्य में, अब मैं ये जो ऊपर यहाँ परिभाषा दी है ना, इसको बता रही हूँ अच्छे से। वे शब्दांश जिनके माध्यम से वाक्य में कर्ता कर्म क्रिया एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, है ना, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। देखिए कई कारक आ जाएंगे यहाँ पे, एक वाक्य में कई कारक आ जाएंगे, लेकिन उन सब का जुड़ाव किससे रहेगा? जैसे एक कारक ये है, एक ये है, मान लीजिए यहाँ मैं एक बात कर रही हूँ, एक कारक ये है, एक कारक ये है ना। संस्कृत में 6 होते हैं कारक, हिंदी में 8 होते हैं, तो कितने भी कारक हो, लेकिन इन सब का जुड़ाव किससे आएगा? क्रिया से आएगा। क्लियर? अब देखिए उपनाम क्या है इसके? कई बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि उपनाम क्या है। भाई अगर पूछ ले कि कारक के और उपनाम क्या है, तो परसर्ग चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह और अवयव और समुच्चय बोधक, इन सब में से कोई भी एक शब्द आपको देके पूछ लिया जाएगा और एक दूसरा शब्द दे दिया जाएगा, तो वह आपको भ्रमित करने के लिए, आपको इन सब के बारे में पता होगा तो अच्छे से आंसर टिक कर पाएंगे, और जब नहीं पता होगा तो क्या करेंगे? अब देखिए ऑप्शन में दे दिया, ऑप्शन नंबर 1 परसर्ग चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, कारक चिन्ह और फिर नीचे दे दिए विराम चिन्ह, है ना। और फिर पूछ लिया जाएगा इनमें से कारक का उपनाम नहीं है, तो फिर अटक जाएंगे ना। इसलिए ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। क्लियर? अब देखिए बिल्कुल मैं आपको अपनी ही लैंग्वेज में बता रही हूँ और आपको दूसरी बार कारक पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो कारक के प्रकार, ठीक है, यहाँ देखना आप, संस्कृत में 6, हिंदी में 8 होते हैं। क्लियर? अच्छा अब यहाँ से देखिए कारक चिन्ह, कर्ता कर्म, है ना, इनके चिन्ह यहाँ साइड में लिख रखे हैं। ये जो लिख रखे हैं ये सबके इनके चिन्ह हैं, इधर वाले ये चिन्ह हैं ये। तो कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा माध्यम साधन जुड़ाव के अर्थ में। क्लियर है ना, जुड़ाव के अर्थ में। अभी और बताऊंगी, 2-4 चीज़ें और मैं बताऊंगी, आप वीडियो अंत तक देखिए, बने रहिए और थोड़ा धैर्य रखिए। तो करण से संप्रदान के लिए, दान देने के भाव में, है ना, दान देने के भाव में,
या वास्ते या खातिर या जो वापस ना ले, ठीक है ना। अभी आगे इनका और डीपली पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको इनका पूरे का पूरा समग्र रूप से यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा एक खाका बना के देख रही हूँ कि हमें कारक में क्या क्या पढ़ना है। तो संप्रदान हो गया, अपादान हो गया, संबंध हो गया और अधिकरण और संबोधन है। ये एंड में संबोधन लिखा हुआ है, ये थोड़ा मैं ऊपर कर देती हूँ। ये सारे के सारे हमने 8 कारक देखे हैं, ठीक है। और स्टार क्यों लगाया अभी वो भी बताऊंगी। वापस से देख लीजिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, संबोधन है। ये तो पढ़ने हैं हमें सारे, ये मैंने चिन्ह बताए हैं। अब इनके आगे और क्या क्या है, कैसे पहचानने हैं, कैसे आपका सवाल सही होना है, वो सारी चीज़ें बताएंगे। अब आपको पता है, देखो आपको याद नहीं होगा किसी को भी, ये 8 के 8 है, ये सीरियल में होने चाहिए क्रम में, ठीक है। तो अब देखो कैसे, ये जो लाइन लिख रखी है मैंने ऊपर, 1 मिनट थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पे, ये जो लाइन लिख रखी है ना मैंने, ये देखिए आप, कारक कैसे पढ़ने हैं आपको, ऐसे ऐसे। कारक कैसे पढ़ने हैं, ऐसे ऐसे। ये के और 3, देखिए कई बार ये मैंने देखो के 3 मात्रा लगाई, ऊपर देखना आप यहाँ पे 1 2 3, ये 3 मात्रा लगाई है। तो 3 का मतलब है 3 बार क्या आएगा, कर्ता, कर्म और करण, तीनों कंटिन्यू आ गए। तो के 3 हो गया, कर्ता, कर्म, क्रिया, ये 1 कर, ये के 2 के 3 के, ये 3 हो गए। और फिर एस का मतलब है यहाँ पे संप्रदान, ठीक है। और ऐसे ऐसे का मतलब, ये देखिए ऐसे ऐसे, एस ये लिख रखा है मैंने, ए लिख रखा है, एस लिख रखा है, फिर ए लिख रखा है, फिर एस लिख रखा है। ए का मतलब अपादान, से का मतलब संबंध, ए का मतलब अधिकरण और से का मतलब संबोधन। तो समझ में आ गया, ठीक है। एक तो एस यहाँ संबंध है और एक एस यहाँ संबोधन है, ठीक है ना। और ये संबोधन बाद में प्रचलित हुआ है, पहले नहीं था। और ये संबंध भी बाद में, क्योंकि देखो हिंदी में तो हम 8 पढ़ रहे हैं, इसलिए संबंध और संबोधन को ले लिया है। लेकिन संस्कृत में मूल रूप से 6 कारक थे, 6 कारक थे। इसमें संबंध और संबोधन नहीं है संस्कृत में। लेकिन अब का, के, की, ना, ने, नी, ये देखिए ये वाला संबंध में मैंने ये जो एरो लगाया बता रही हूँ आपको, का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये बताने के लिए भी तो कारक की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और संबोधन में हम किसी को बोलते हैं उससे पहले संबोधन करते हैं, हे राम, हे भगवान, अरे इधर आना। इसलिए ये सारे, ये जो दोनों कारक है, ये सब मिलाकर 8 कारक हो गए। और ये दो कारक है, ये बाद में प्रचलित हुए। तो आपको समझ में आ गया कारक कैसे पढ़ने हैं, ऐसे ऐसे। के 3 कर्ता, कर्म, करण, ठीक है। ए से अपादान, एस से संबंध, ए से अधिकरण और वापस एस से संबोधन। ये देखिए आपको ये पॉज करके नोट करके लिख लेना है, ठीक है। अब आगे बढ़ें। अब इनको एक एक का डेप्थ में देखते जाएंगे और उदाहरण भी करेंगे और प्रश्न कहाँ से बनता है वो भी देखेंगे। चलें। हाँ, मेन यहाँ से आता है, जैसे करण कारक से पूछा जाता है। अभी मैं बता देती हूँ आपको, करण से पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद में संबंध से भी पूछा जाएगा। हाँ, ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स थोड़े से डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है भाई, आप देखते जाइए। देखिए तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि सभी कारक संज्ञा सर्वनाम पद होते हैं, ठीक है। यानी कार्य को करने वाला अर्थात कर्ता कौन होता है, सब्जेक्ट। परंतु कर्ता कह देने से कारक की परिभाषा पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि कर्ता कारक का एक प्रकार है विभक्ति ने। ये बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन आप इसको 2 बार पढ़ेंगे तो अच्छे से आ जाएगी। मतलब अगर मैं कहूँ कारक संज्ञा सर्वनाम पद होते हैं, ठीक है ना। मिलान वाले में या कथन कारण वाले में पूछा जाता है कि सभी कारक संज्ञा सर्वनाम पद होते हैं। हाँ, बिल्कुल होते हैं, है ना। कार्य को करने वाला कर्ता होता है, बिल्कुल होता है। तो क्या मैं ये कह सकती हूँ यहाँ पे कि कर्ता कह देने से कारक की परिभाषा पूरी नहीं होगी। यानी कारक मतलब कार्य करने वाला, तो कौन हो गया, कर्ता हो गया। तो अगर उसको कर्ता कह दो तो उसकी परिभाषा पूरी हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। उसको पढ़ने के लिए तो हमें उसके परसक चिन्ह लगा के अलग अलग तरीके से पढ़ना पड़ेगा, अलग अलग तरीके से उसे पढ़ना पड़ेगा।
परंतु कर्ता कहते से कारक की परिभाषा पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये कारक का एक प्रकार है। क्या है? एक प्रकार है, और जिसकी विभक्ति ने है। जिसकी विभक्ति क्या है? ने है। क्लियर? क्योंकि कारक तो सारे रहेंगे, कारक तो पूरे वाक्य में। अब आपको देखना प्रश्न, टॉपिक बिल्कुल इजी है, लेकिन प्रश्न भ्रमित करने के लिए कैसे भी दिया जा सकता है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैंने यहाँ दिए हैं, देख लिए। महत्वपूर्ण तथ्य पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ये मैं थोड़ा सा इसको और जूम कर देती हूँ, ठीक है। देखिए, कर्ता, ठीक है। कर्ता का कारक चिन्ह क्या है? ने। अब ने का प्रयोग हम कब करेंगे? हमेशा भूतकाल में करेंगे। पहली बात, कब करेंगे? हमेशा हम भूतकाल में करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे राम ने खाना खाया, ठीक है। अब भूतकाल में ये नहीं पूछेगा आपको, देखो मैं आपको काल पढ़ाऊंगी वहाँ, और इसका पूरा समग्र रूप से आपके पास में इसकी व्याख्या आ जाएगी। लेकिन मैं यहाँ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्ता की जो विभक्ति चिन्ह वो ने है, और इसका प्रयोग हमेशा किस में होगा? भूतकाल में होगा। क्लियर बात? दूसरी बात देखिए, कर्म। कर्म अब को है। अब ये को है ना, आप सोचते हो कि कर्म के साथ ही को आएगा, नहीं भाई, ये कर्म अभी एक दो जगह और आएगा, बिल्कुल संबंध में भी आएगा। हाँ जी, संबंध में भी आएगा, और वहाँ आपको कैसे बच के निकलना है वो मैं बताऊंगी अभी आपको। देखो, को सजीव कर्म के साथ को विभक्ति लगती है। पहली बात ये ध्यान रखनी है आपको, अंडरलाइन कर लिए। ये सजीव विभक्ति के साथ हमेशा क्या लगेगी? को विभक्ति लगेगी, है ना। कामता प्रसाद जी की परिभाषा बताऊंगी अभी मैं आपको, थोड़ा ये तो समझ ले आप। अरे भाई, उनकी लैंग्वेज बहुत टिपिकल है, स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आएगी। हाँ जी, देखिए, की ओर, दोनों ओर, चारों ओर, तीनों ओर, तो ये सब क्या है? ये कर्म के हैं ये, ठीक है ना। घर के चारों ओर, ठीक है। अब उदाहरण में मिलेंगे आपको ज़रूर, अभी बिल्कुल मिल जाएंगे। मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी इसके, फिर भी देखेंगे हम। तो मैंने यहाँ क्या कहा? अच्छा, एक चीज़ और देखिए, मैं यहाँ लिख देती हूँ आपके लिए। देखिए, कर्म से आपको प्रश्न करना है, ठीक है। कर्म से प्रश्न करना है। वाक्य में 2 या 3 कारक होंगे, और आपको कर्म पता करने के लिए कर्म से प्रश्न करना है। अगर आपको सजीव कर्म चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कहेंगे? क्या लगा के? नहीं सर, किसको लगा के प्रश्न करेंगे? किसको? ठीक है, ध्यान रखिए। कर्म सजीव कर्म के साथ को विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन किसको प्रश्न? जैसे राम ने मीरा को पुस्तक दी, ठीक है, अभी बताऊंगी मैं, लेकिन एक ये देख लीजिए। और निर्जीव अगर कर्म पता लगाना हो, निर्जीव, तब आप क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, है ना। क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, ठीक है। कर्म से प्रश्न करना है। कैसे करेंगे प्रश्न? भाई, प्रश्न कैसे करेंगे? प्रश्न करने का एक तरीका है, पूरा वाक्य दिया हुआ रहेगा, और आप उसमें ये देखना कि निर्जीव कर्म कौन सा है, ठीक है ना। जैसे कोई पुस्तक है तो निर्जीव कर्म रहेगा, ठीक है। कोई मनुष्य आ जाएगा तो वो सजीव कर्म रहेगा। क्लियर है? अब देखिए तीसरी बात, करण है यहाँ से और के द्वारा। क्लियर? यहाँ भी वही बात लागू होती है, से तो निर्जीव के साथ लगेगा और के द्वारा सजीव के साथ लगेगा। क्लियर है ना? यहाँ पर देखो आप, से या के द्वारा, ये विवशता के अर्थ में, व्याकुलता के बिना, विकलांगता, अंग विकार, है ना, इनके साथ में आएगा इनका प्रयोग। ये मैं तीनों चीज़ें बता रही हूँ ना आपको, ये यहीं से प्रश्न बनता है, उलझाने वाला काम यहीं से होता है, बाकी तो आप निकाल लोगे। देखिए, अगर अंडरलाइन करा हुआ रहेगा किसी वाक्य में ऐसे, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। समझ रहे मेरी बात? अगर वाक्य में रेखांकित किया हुआ रहेगा कि इसका कारण बताओ, कारक बताओ, तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर पूछ ले बिना रेखांकित किए हुए, तब आप उलझ सकते हो, और वही उलझन मैं आपकी दूर करना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर ये आपने नोट कर ली होगी। मैं आगे बढ़ती हूँ। अब देखिए, जो करण कारक है ना, उसको पहचानने के 3-4 होंगे। देखिए, साधन है ना,
देखिए मम्मी बेलन से रोटी बना रही है, ठीक है ना। अब वो जो बेलन है ना, यहाँ देखिए माँ बेलन से रोटी बना रही है, या ऐसे भी तो लिख दो, जब आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपकी माँ बेलन से पिटाई करेगी आपकी, है ना, बेलन से पिटाई करेगी। अब देखो ये माँ, अगर मैं इसको चेंज करूँ, अगर मैं इसको भूतकाल में बनाऊँ कर्ता कारक चिन्ह लगा के, तो क्या होगा, ध्यान देना, माँ ने बेलन से रोटी बनाई, हो गया भूतकाल में। आगे समझ में, देखो साथ के साथ पीछे का रिवाइज करते जाना है और पीछे से भी प्रश्न बनते जाएंगे और आपके क्लियर होते जाएगा। माँ ने बेलन से रोटी बनाई, तो माँ यहाँ पे लगा दिया मैंने ने, बेलन से रोटी बनाई। अब ये इसको भूतकाल में कर दो, ये तो अभी वर्तमान काल में है, अब बनाई लिख दूंगी तो आ जाएगा भूतकाल में बनाई। और मैंने क्या प्रश्न किया आपसे, करण है, तो देखो ये बेलन है ना, बेलन से, तो इस से के या के द्वारा लिख दो, है ना, के द्वारा, तो बेलन के माध्यम से रोटी बना रही है माँ। दोनों आगे, एक तो साधन हो गया कि जिसकी सहायता से कार्य करता है। हमारा जो करता है, जिस माध्यम के, जिस साधन के, है ना, जिस वस्तु के माध्यम से कार्य करता है, तो वो हो जाएगा साधन। एक होता है स्नेह के भाव में, क्लियर, स्नेह यानी भाव से भी करता है कोई, प्रेम से बोलते हैं ना मंदिर में, प्रेम से बोलो जय माता की, तो प्रेम से, तो भाव हो गया प्रेम का, बिल्कुल। यहाँ सारे के सारे भाव आएंगे, अभी बताते जाऊंगी मैं आगे। अब देखिए आप यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, विकलांगता, देखो पहचान ही माध्यम बन जाए, ये लाइन आप इसको, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, अंडरलाइन करके रख ली। वह दिमाग से पागल है, जैसे हम किसी को जानते तक नहीं है, ठीक है ना, लेकिन जब भी कभी हमारे सामने आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये तो पागल है, हाँ ये तो पागल है, उसकी पहचान ही पागल है। क्यों? क्योंकि वो पागलों जैसी हरकतें करता है, जैसा बोलना चाहिए वैसा बोलता नहीं है, जहाँ खाना चाहिए, जहाँ उठना चाहिए, जहाँ पहनना चाहिए वहाँ वो कार्य न करके समाज के विपरीत जाकर कार्य करता है, ठीक, बेढंगी बातें करता है। ये जो भी पागलपन के होते हैं ना, जैसे खाता है तो खाया जाएगा, पीता है तो पिए जाएगा, बोलता है तो बोले जाएगा, ध्यान नहीं रहेगा कहाँ कितना खाना है, कहाँ कितना बोलना है, कैसे चलना है, ठीक है, तो पागल, वहाँ पहचान ही माध्यम बन जाए। अब देखो एक शब्द होता है मदांध, मद से अंधा, देखो यहाँ देखना आप, विकलांगता के अर्थ में, ठीक है ना, वो तो हो गया विकलांगता के अर्थ में। अब यहाँ पे क्या बता रही हूँ मैं, अब विकलांगता अंग विकार, ये प्रश्न एक दो उदाहरण दूंगी, आगे बताऊंगी अभी आपको। और ये मद से अंधा, तो ये मद के द्वारा अंधा, यानी साधन है इसका अंधे होने का, क्या है साधन, शराब, वो शराब से अंधा है ना। एक होता है धर्मांध, धर्म के द्वारा अंधा, तो वो तो अच्छी बात है कि धर्म में अंधा हो गया ये तो, है ना। और एक होता है मदांध, शराब से अंधा, ठीक है। अभी एक और आएगा जन्मांध, बिल्कुल हाँ जन्मांध आएगा। तो ये मदांध और जन्मांध, ये दो शब्द आपको बहुत प्रॉब्लम करेंगे, आगे देख रहे हैं हम, आ रहा है, थोड़ा धैर्य बनाए रखें। और बताऊंगी अभी मैं एक बार इनके, आप एक बार देख लीजिए। संप्रदान है, संप्रदान का मतलब के लिए, देखिए यहाँ दो चीज़ आती है, के लिए आ जाता है, ठीक है। अब देने के भाव में क्या होगा, देने के भाव में, ठीक है ना। देखो दो कारक दो जगह आपसे लड़ने को तैयार रहेंगे और आपको कैसे निकालना है वही बताने की चेष्टा कर रही हूँ दोस्तों। देखो के लिए, देने के भाव में, अच्छा किसी को हम प्रणाम करेंगे ना, अभिवादन करेंगे तो भी संप्रदान होगा, जैसे हम झुक के प्रणाम करते हैं ना तो भी संप्रदान होगा, अच्छा लगने के अर्थ में, है ना। जैसे किसी को, अच्छा फिर जिसके लिए कार्य किया जाए, तो हम किसी के प्रति कोई कार्य करते हैं तो रुचि से करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए मेरा पढ़ाने का, मुझे पसंद है आपको पढ़ाना, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ
आपके लिए पढ़ा रही हूँ, आप अच्छे कर जाए, आप सिलेक्शन हो जाए आपका, उसके लिए पढ़ा रही हूँ मैं आपको, ठीक है, रुचि से पढ़ा रही हूँ। अच्छा, कई बार क्या होता है, ये ईर्ष्या से भी होता है ये कार्य, हाँ। और कई बार ये नम, जैसे नम तो मैंने बता दिया ना प्रणाम करने के अर्थ में, अभिवादन में। और एक होता है स्वाहा, देने का भाव होता है ना, वहाँ आहुति देते हैं ना आप, बोलते हैं ना मंदिरों में, देखता हो या आपके घर में भी पूजा पाठ होता होगा, तब स्वाहा बोलते हैं, नमः बोलते हैं, ठीक है। ईर्ष्या, देखो ये दो शब्द आपके काम के हैं, एक तो है ये प्रणाम करने के, एक तो देने के भाव में, ठीक है, और एक ईर्ष्या। देखो हम एक ही घर में रहते हैं ना, ज़रूरी थोड़ी है कि हम सबको पसंद करें या सभी हमें पसंद करें, है ना। कोई ना कोई बात ऐसी होगी सामने वाले में जिसे हम उसको ना पसंद करेंगे, और हम एक ही घर में रह रहे हैं और एक ही घर में रहते हुए ईर्ष्या कर सकते हैं उससे। ईर्ष्या हो जाती है पास में रहकर, ध्यान से समझना मेरी बात, ईर्ष्या पास में रहकर हो सकती है। ईर्ष्या के लिए हमें उससे दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, घृणा से दूर जाता है इंसान, वो अपादान में होगा, अभी आगे आएगा। देखो यहाँ मैं बताऊँ, ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा है ना, ईर्ष्या क्या है, भाववाचक संज्ञा है, जो साथ रहने वालों के साथ भी हो सकती है, पास रख के भी हो सकती है, लेकिन आप उससे दूर नहीं जा सकते, दूर तो अपादान में जाएंगे। तो यहाँ जितने भी काम होंगे ना वो पास रख कर होंगे, क्लियर है ना। एक तो करण में पढ़ते हैं हम, जुड़ाव के अर्थ में पढ़ते हैं ना, करण में, बिल्कुल करण में हम कोई काम जुड़कर ही होता है। और एक यहाँ पढ़ रहे हैं हम, अब यहाँ देखिए, जैसे के लिए आ जाता है, अब आपको कैसे करना है, एक तो शब्द है को और एक शब्द है के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना, उलझाएगा आपको यहाँ पे एग्जामिनर। देखिए आपने अपने कपड़े धोबी को दे दिए, ठीक है, हाँ, धोबी को दे दिए कपड़े, धोबी को कपड़े दिए, चलो मैं लिख देती हूँ उसने दिए, ठीक है ना। अब उसने धोबी को कपड़े दिए तो धुलने के लिए दिए हैं, तो क्या वो वापस नहीं लेगा क्या? आप तो कह दोगे मैडम अभी तो बताया आपने कि के लिए के दे रहे हो आप, तो मैं यहाँ ये कह रही हूँ ये कपड़े हमेशा के लिए देने के लिए नहीं है साहब, परमानेंट के लिए तो भीख होती है, हैं, परमानेंट किसी को दे देते हैं ना, वो दान होता है। एक दान श्रद्धावश होता है और एक दान दयावश होता है, ठीक है ना। दया के अभाव में, दया के भाव में तो हम किस किस को दान देते हैं, जैसे कोई भिखारी बैठा हुआ है ना, कोई भूखा प्यासा है, कोई दिव्यांग है, कोई विकलांग है, उसको देते हैं हम दान। तो जो दे, ये के लिए जो यहाँ से आएगा ना, दिव्यांगों के लिए मिठाई लाया है, जैसे एक उदाहरण लिखिए, वह दिव्यांगों के लिए मिठाई लाया है। अब ये के लिए आ गया ना उसमें, देखिए मैं ऐसे लिख के बताऊँ आपको, आ जाएगा अभी 2 मिनट में समझ आएगा। जैसे उसने गरीबों को मिठाई बांटी, मिठाई बांटी, तो क्या वापस ले रहा है क्या? देखो यहाँ मैंने के लिए भी नहीं लगाया है, ध्यान रखना, और को मैंने एक, अब उसने क्या दान देने के अर्थ में मिठाई बांटी, आप वाक्य को भी पढ़ना, देखो कितने कारक है, एक तो आ गया इसके सर्वनाम के यहाँ लगा हुआ है उसने, एक लगा हुआ है यह गरीबों के आगे ये को, ठीक है ना। मिठाई बांटी किस रूप में बांटी? दान देने के लिए, क्यों? अच्छा अगर मैं यहाँ ऐसे लिखूं भिखारी को, तो ये संप्रदान होगा भाई साहब, पक्का संप्रदान होगा ये। एक शब्द में यहाँ लिखूं कि उसने धोबी को कपड़े दिए, उसने धोबी को कपड़े दिए या गरीब को कपड़े दिए, 2 चीज़ है ना, उसने धोबी को कपड़े दिए, उसने गरीबों को कपड़े दिए, उसने गरीबों को कपड़े दिए। अब बताओ मुझे क्या होगा, यहाँ जो ये धोबी को कपड़े दे रहा है ना, यहाँ आएगा कर्म, और यहाँ जो ये कपड़े दिए ना, यहाँ आएगा संप्रदान। ये जो कर्म है ये तो कपड़े दे रहा है और वापस लेगा, क्योंकि धोने के लिए, प्रेस करने के लिए दिए,
तो ये तो परमानेंट नहीं दिए ना। यहाँ जो कपड़े उसने दिए ना गरीबों को, वह कपड़े वापस लेगा, पहनने के लिए दिए। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण और बताती हूँ। राम ने मोहन को 500 रुपये दिए, तो दान थोड़ी है भाई साहब, उधार दिए। अगर शब्द आ जाए राम ने मोहन को 500 रुपये उधार दिए, तो क्या आएगा? कर्म आ जाएगा, क्योंकि वापस लेगा वो उधार दिए तो। और एक आ जाए कि उसने मंदिर निर्माण हेतु 1000 रुपये का चंदा दिया। क्लियर? अब यहाँ भी दान दिया तो है। निर्माण हेतु आ गया ना शब्द, निर्माण हेतु शब्द आ गया, निर्माण हेतु के वास्ते, मंदिर के विनिर्माण हेतु, है ना, सड़क के निर्माण हेतु के वास्ते। तो अपनी इच्छा से दे रहा है, वो अपनी पसंद से दे रहा है, उसकी रुचि है दान देने की, तभी तो दे रहा है। तो आ गया समझ में। आगे हम इसके 1-2 उदाहरण और देखेंगे। आगे चलें। देखिए अपादान पढ़ते हैं। संज्ञा, यहाँ संज्ञा या सर्वनाम से अलग होने का भाव होगा। पढ़ते जाएं और लिखते जाएं, नोट करते जाएं। जैसे अपादान से पृथक, एक से तो हमने पढ़ा था कर्ण से, वहाँ के द्वारा था और वहाँ जुड़ाव का अर्थ था। क्लियर? एक से पढ़ेंगे हम यहाँ अपादान में, खुद से ही अलग होगा वो, है ना, स्थान से अलग, खुद से ही अलग। 3-4 चीज़ें मैं आपको नोट करवाना चाहूँगी यहाँ पे। देखिए, अलग होने के अर्थ में या वहाँ से मुक्त हो रहा है या वहाँ से रहित हो रहा है। आत्महत्या का कारण भी हो सकता है, रेल से कटकर मर गया, जैसे खुद से ही अलग हो रही है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो खुद से ही अलग हो रही है ना। अब जन्मांध आ गया यहाँ पे, जन्म लेने के बाद। भ्रूण में थोड़ी पता लगेगा आपको। जैसे मान लीजिए किसी के गर्भ में बच्चा है, तो हमें थोड़ी पता है वो अंधा है, लेकिन जैसे ही वो जन्म ले लेता है, हम उसकी डॉक्टर उसकी नाल काट देते हैं, नाल काट देते हैं जिससे वो नाभि बनती है, नाल काट देते हैं। उसके बाद, है ना, वो उससे माँ से अलग हो जाता है, जहाँ से जन्म लेता है ना, अपनी माँ से, यानी खुद की ही माँ से वो अलग हो रहा है। जब तक नाभि नहीं काटेंगे वो जुड़ा रहेगा उससे, और जैसे ही नाभि काट देंगे वो वहाँ से अलग हो जाएगा। ठीक है ना? और जब बच्चा संसार में आ जाएगा तो भी माँ से अलग हो जाएगा। ऐसे भी बोल सकते हो। तो भ्रूण में हमें नहीं पता है कि वो अंधा है या मतलब उसका अपंग है। ठीक है ना? अंग विकार वहाँ पढ़ा था हमने, विकलांगता वाले में, करण में। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है देखो। अब अंग विकार का भी मैं उदाहरण दूंगी, दोनों क्लियर करवाऊंगी मैं भी आपको। देखो यहाँ पर क्या है, जन्म लेने के बाद पता लगता है, भ्रूण में पता नहीं लगता, जन्म लेने के बाद पता लगता है। ठीक है, कि वो जन्म से अंधा है। जैसे सूरदास जी थे, सूरदास जी जन्मांध थे, बहुत जने कहते हैं, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि इतनी सुंदर कविताएं उन्होंने कृष्ण के लिए लिखी हैं, वात्सल्य का उन्होंने जीता जागता बेजोड़ नमूना दिया है। तो मैं तो नहीं मानती कि वो जन्म से अंधे हैं। उन्होंने ज़रूर देखा है कुछ ना कुछ, और एक जगह आया भी हुआ है। आपके काम का नहीं है, नहीं तो मैं आपको पूरी स्टोरी यहाँ बताती। देखिए भाव, अब यहाँ से किन किन कंडीशन में यह अपादान कारक होता है, बड़ी बारीकी से देखना होगा। यहाँ एग्जामिनर आपको 1 मिनट में मात खिला सकता है। देखिए, खुद से अलग होना, ये लिख लीजिए आप 1 लाइन। तो एक ही जन्मांध का उदाहरण आप टिक कर लीजिए बिल्कुल, क्योंकि हर एक कारक का आपको एक उदाहरण होना चाहिए। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, संधि में भी कहती हूँ, हर एक वाक्य का एक उदाहरण आप ध्यान रख लीजिए। 2 देख लीजिए, 3 देख लीजिए। लेकिन आपको अगर ऐसे ही आप रट नहीं सकते इन चीज़ों को, 1-1, 2-2 उदाहरण साथ में लेके आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए निषेधता के अर्थ में, देखिए बदबू, है ना, ये घृणा है। पहला नंबर देखिए, 1 मिनट सॉरी बच्चों, देखो ये देखो, ये जो भाव है ना, ये घृणा भी एक भाव है। तो घृणा हम दूर होकर कर सकते हैं। ईर्ष्या हम पास रख कर सकते हैं ना, तो घृणा हम दूर होकर कर सकते हैं। भाव सारे होते हैं, प्रेम है, ईर्ष्या है, दया है, लोभ है, लालच है, क्रोध है, मोह है। ठीक है, कितने सारे नौ रस होते हैं, वैसे ही 9 भाव भी होते हैं। अब देखिए घृणा हम दूर रख कर कर सकते हैं। जैसे मान लो किसी के पास आप बैठे हो और भयंकर पसीने की बदबू आ रही है, तो आपको वहाँ से दूर हटना ही पड़ेगा। आप उसे नहीं कह सकते कि भाई तू नहाता नहीं है या तू स्प्रे लगाया कर या कुछ भी, आप उसको वहाँ से दूर हटना ही पड़ेगा। आप कहीं बैठे हो और आपके सामने
कहीं से गंदा पानी आ जाए या कोई नाली में से गंदा पानी आ रहा है, बदबू आ रही है भयंकर, ठीक है ना, या कोई जानवर आप जहाँ से निकल रहे हो आपको पता नहीं है और आप बैठे हो और जानवर मरा हुआ है, आपको ध्यान नहीं है, लेकिन आप वहाँ ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, आपको तुरंत हटना पड़ेगा। विभत्स रस में घृणा का भाव होता है, ठीक है। अगर कोई जैसे रेट वाले बच्चे देखे तो थोड़ा ध्यान रखना, पद्यांश और गद्यांश में आता है ये रस पूछा जाता है। तो विभत्स रस जो होता है ना, उसमें घृणा का भाव होता है, क्योंकि वह उससे घृणा करेगा। और घृणा देखो, बदबू से तो दूर हटता ही हटता है इंसान, किसी से वैसे ही घृणा करता है ना, मैं इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता, बहुत घृणा हो जाती है कि कोई बात चुप जाती है, कोई चीज़ उसे अच्छी नहीं लगती है, या कभी कुछ किसी ने ऐसा किया होगा तो वह वहाँ से उसके पास ही नहीं बैठेगा, यहाँ तक कि सामने तक देखना पसंद नहीं करते हैं। एक बार जो मन से उतर जाए ना तो वैसे ही नहीं देखने का मन करता है, उससे घृणा होने लगती है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए दूसरा है निषेधता, यानी मना करने के भाव में, मना करने के भाव में। सड़क पर मत खेलो बोलते हैं हम, सड़क पर मत खेलो, दूर हटकर खेलो बोलते हैं ना। धोखा मत कीजिए, बोलते हैं ना, धोखा मत कीजिए, निषेध ना, दूर न जाइए, साथ मत छोड़िए। कितने अच्छे अच्छे वर्ड हैं हैं और रिक्वेस्टली कितनी इन शब्दों में देखिए ना आप, है तो निषेधता लेकिन अपनापन कितना है, अपनापन कितना है। धोखा मत दीजिए, किसी से बोलते हैं ना, धोखा मत दीजिए, दूर न जाइए, साथ मत छोड़िए। हाँ जी हाँ, किताबों का साथ मत छोड़िए और अपने आप को धोखा मत दीजिए, क्योंकि आप अपने आप को धोखा देंगे तो अपने माँ बाप को भी धोखा देंगे। किताबों से दूर ना जाइए, ठीक है। अब देखिए भय जब उत्पन्न हो जाता है ना तो इंसान अपने आप ही वहाँ से हट जाता है। जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा है बुरी तरह से, या आपको पता नहीं है, आप किसी गली से जा रहे हो, आराम से मस्ती में आप टहलते हुए जा रहे हो, अचानक सामने आपसे कुत्ता आ जाए तो आपको डर लगेगा और आप वहाँ से भागोगे, कुत्ते के डर से भाग रहा है इंसान। देखो भय से, देखो एक चीज़ मेरे यहाँ ध्यान रखना, बदनामी से डर लगता है, चोरी से डर लगता है, ठीक है ना, कुत्ते से डर लगता है भाई, बदनामी से भी डर लगता है जब, और चोरी से भी डर लगता है। भय से इंसान भागता है और लगन से इंसान दौड़ता है। तो भागना और दौड़ना दोनों अलग अलग अर्थ हैं, वापस से सुन लीजिए। भय से इंसान भागता है, ठीक है, भय से भाग और तुरंत भाग, और भाग अपन जनरली ऐसे भी बोलते हैं ना, स्पीड पकड़ भाई, एग्जाम नज़दीक है, दौड़ लगा फटाफट। तो भय से इंसान भागता है और लगन से दौड़ता है। जब किसी को रेस में उतारोगे आप तो वो लगन से दौड़ेगा, वहाँ उसे भय नहीं होगा, भय होगा लेकिन हारने का भय होगा। समझ रहे हैं मेरी बात को, भय होगा वहाँ पे लेकिन हारने का होगा, और फिर हारने के भय से वो लगन से दौड़ेगा। अब यहाँ पर एक और रह गया, द्वेष, गलानी, लज्जा, शिक्षा लेने के अर्थ में। ये सारे के सारे मैंने एक ही जगह लिख दें। जैसे द्वेष से भी अलग हो जाता है इंसान, किसी से ग्लानि होती है तो भी अलग हो जाता है। जैसे लज्जा है ना, लज्जा से भी अलग हो जाता है इंसान, वहाँ से अलग हट जाता है। अच्छा, शिक्षा लेने के, मैंने आचार्य से अधीत किया, मैंने आचार्य से सीखा। जैसे मैंने किसी से सीखा और आप मुझसे सीख रहे हैं तो मेरे से तो अलग होगी ना ये चीज़, मैंने आपको दे दी और आपने ले ली, ठीक है। अब है तुलना के अर्थ में भी, नीचे मैंने तुलना लिखा हुआ है, तुलना के, और एक समय सूचक, दो में तुलना होगी, है ना। यह देखिए तुलना के अर्थ में समय सूचक शब्दों में, जैसे कल से बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है, ये समय सूचक शब्दों में भी आता है भैया। राम लक्ष्मण से अधिक शांत है, बुद्धिमान है, दो की तुलना हो गई, ठीक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको यहाँ नोट करवा दूँ कि कहाँ पर हमें ये कारक चिन्ह जब आ जाते हैं इस टाइप से तो कहाँ से क्या करना है। देखिए से द्वारा, ठीक है ना, तो कोई कभी कभी क्या होता है कि प्रेरित करता है, दो स्थिति में होता है, दो स्थिति में होता है। देखो यहाँ पर थोड़ा सा वापस आ जाइए, थोड़ा सा, ताकि कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। यहीं पर देखो ये से द्वारा, वहाँ पर भी हम से पढ़ रहे हैं, अपादान से पढ़ रहे हैं, और यहाँ पे भी से है, तो यहाँ इन दोनों को साथ रख के पढ़ना पड़ेगा आपको। देखो से द्वारा ना कभी कभी दो स्थिति में होता है। एक तो होता है, जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण लिखती हूँ आप, ठीक है, राम ने श्याम से
मकान बनवाया, मकान बनवाया। एक तो होता है, देखो कर्ता दो प्रकार के होंगे, ठीक है ना। कहीं अटका लीजिए, जो मैं नहीं नोट कर पाई हूँ ना, एक बार अटका लीजिए। कर्ता दो प्रकार के होते हैं ना, एक तो प्रेरित कर्ता और एक प्रेरक कर्ता। ध्यान रखना, दो प्रकार के होते हैं। अगर पूछ ले डेप्थ जाकर, SI और रिट में पूछा जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा डीपली अगर क्वेश्चन आए तो कर्ता कितने प्रकार के होंगे जी? दो प्रकार के होंगे कर्ता भी। हाँ, एक तो प्रेरित कर्ता और एक प्रेरक कर्ता। तो ये देखो यहाँ पर प्रेरित और प्रेरित का भी बताऊंगी। यहाँ देखना, राम ने श्याम से मकान बनवाया। अब ये जो मकान है ना, यहाँ पे भी को लिखा हुआ है, ये भी कर्म है, सॉरी ये भी कर्ता है, कारक है ना, ये भी, ये कारक है, ये कारक है, ये कारक है। ये जो लगे हैं ना बीच में, ये इनके चिन्ह हैं। ध्यान आ गया। अब देखिए राम ने, ठीक है ना, कर्ता हो गया। श्याम से, तो श्याम के द्वारा, है ना। यहाँ पर प्रेरित कौन है? कौन है यहाँ पे? प्रेरित करता। तो ये जो राम है ना, ये प्रेरित कर रहा है और प्रेरक है ये तो। और प्रेरित किससे हुआ है? जो बनवा रहा है। नहीं समझ में आएगा अभी आपके, हल्का सा समझ लीजिए, हल्का सा। कई बार क्या होता है, चीज़ें ध्यान में रहते हुए भी ध्यान नहीं होती है, नहीं ध्यान होती है। एक तो होता है प्रेरित करता और एक होता है प्रेरित, जो काम करवा रहा हो और जो कर रहा हो, ठीक है। भाई मुझे किसने प्रेरित किया? काम तो मैं कर रहा हूँ ना, तो प्रेरक कौन है आपके? जैसे आप पढ़ रहे हो तो किसी ने तो प्रेरित किया होगा, पढ़ तो आप रहे हो, ठीक है। इसी तरह से होता है ये। इजी चीज़ है, बिल्कुल इजी है, समझ में आ जाएगी आपको। हाँ जी, थोड़ा सा देख लीजिए एक बार। कई बार क्या होता है, प्रधान कर्ता कितने ही कारक आ जाए, वाक्य में कितने ही कारक आ जाए, लेकिन जो क्रिया के पास वाला आएगा ना, वही कारक होगा। देखिए यहाँ पर आप सोचे कि नहीं, प्रेरित कर्ता के साथ में क्या होता है, राम ने श्याम से मकान बनवाया, है ना। राम ने श्याम से, ये प्रेरित कर रहा है, ये राम प्रेरित कर रहा है। ये प्रेरित कर्ता कौन है? राम है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब कर्मवाच्य और भाववाच्य, ये देखो ऐसे शब्द आएंगे ना, ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में आते हैं। तो कर्म तो कौन है? सोहन द्वारा मोहन से कपड़े धुलवाए। एक वाक्य ऐसा है, सुन लीजिए, सेम सा वाक्य है। सोहन द्वारा मोहन से कपड़े धुलवाए, ये धुलवाए है ना, समर्थता का भाव है ना। भाववाच्य, वाच्य भी क्लियर हो जाएगा, अभी आपको मैंने पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में जाके देखिए। भाववाच्य शब्द है ये, वाक्य पूरा भाववाच्य हो गया। ये कपड़े धुलवाए, बनवाया, मकान बनवाया, ये भाववाच्य हो गया साहब। एक कर्ता दूसरे कर्ता से काम करवाता है, ठीक है। एक कर्ता दूसरे कर्ता से काम करवाता है, वो प्रेरित कर्ता के साथ आता है। क्लियर? ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाए तो है, और अदरवाइज आप इसको नोट कर ले कहीं साइड में। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं आपको, चाहे एक वाक्य में कितने ही कारक आ जाए, है ना, परंतु अगर पूछे आपसे कि प्रधान कारक कौन सा है इसमें, ध्यान दीजिए, एक वाक्य में चाहे कितने ही कारक आ जाए, ये आप लिख ही लीजिए कहीं पे, मैं बोल रही हूँ आपको, एक वाक्य में कितने ही कारक आ जाए, चाहे कितने ही कारक आ जाए, लेकिन अगर एंड में ये जो क्रिया है ना, ये जो क्रिया के पास वाला जो कारक है ना, वह प्रधान कारक होगा। एक बात, ठीक है। दूसरी बात, अगर वाक्य में सारे ही कारक हो, ठीक है ना, और फिर आपसे पूछे कि प्राथमिकता किसको देनी है, तो वो आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें, वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि अभी आया नहीं है वो। तो यहाँ तो ये चीज़ तो आपको ध्यान आ गई होगी आपने कि करना क्या है अब आपको, ठीक है। और कर्म और अपादान अगर हो तो आपको किसको प्राथमिकता देनी है? अपादान को प्राथमिकता देनी है। ध्यान रहे, अपादान को प्राथमिकता देनी है, ठीक है। अपादान को प्राथमिकता देनी है आपको। यहीं पर लिख लीजिए आप, ये सारी चीज़ें मैं बता देती हूँ आपको, बिल्कुल इजी हो जाएगा। देखिए कहीं अटका लेना, कर्ता व कर्म अगर एक वाक्य में आए तब आपको क्या होना है? कर्म को प्रधानता देनी है, ठीक है। दूसरी बात, कर्ता व कर्म हो, ये कर्म लिख रखा है मैंने, कर्म और
करण, ये तीनों आ जाए तो आपको करण को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, करेंगे, हमें उदाहरण भी करेंगे। और तीसरी बात अपादान, मैं एक बार फिर से बोल दूंगी ताकि अगर मेरा कुछ लिखने में साफ नहीं हो तो आपको समझ में आ जाए। अपादान और कर्म हो तो आपको किसको प्राथमिकता देनी है? अपादान को। ठीक, और संप्रदान व कर्म हो तो आपको संप्रदान को देना है। ठीक है, संप्रदान को देना है। अब जो मैं लिखने वाली बात बता रही हूँ, एंड वाली बात, सभी कारक हो वाक्य में, ठीक है, तो आपको संबोधन को प्राथमिकता देनी है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, सभी कारक, ऊपर लिख रही हूँ मैं, ध्यान देखना, सभी कारक होने पर किसको प्राथमिकता देंगे? संबोधन को। क्योंकि देखिए, जैसे मोदी जी नहीं बोलते हैं भाइयों और बहनों, फिर पूरी लाइन बोल देते हैं, ठीक है ना, फिर चाहे कितने ही कारक आ जाए उसमें, अगर ऐसी कुछ लाइन आ जाए आपके सामने तो आपको वहाँ संबोधन को प्राथमिकता देनी है। क्लियर? अगर अंडरलाइन करा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, वाक्य में रेखांकित करा हो, भाई कितने ही कारक दिए हो और रेखांकित कर दे तो आपको उसी को बताना, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, कैसी कि आपको कारक पहचानने 2-2 3-3 आ जाए, तो वहाँ क्या सिचुएशन बनेगी? तो देखिए, यहाँ पर वापस बोल रही हूँ मैं, अगर सभी कारक हो तो संबोधन को प्राथमिकता देनी है। ठीक है, कर्ता और कर्म होने पर, ये देखिए, कर्ता और कर्म होने पर आपको कर्म को प्राथमिकता देनी है। कर्ता, कर्म और करण हो तो आपको करण को प्राथमिकता देनी है। अपादान, कर्म हो तो आपको अपादान को प्राथमिकता देनी है। संप्रदान और कर्म हो तो आपको संप्रदान को प्राथमिकता देनी है। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आप कहीं से इसको उतार लीजिए, मैंने बोला है, आप वापस से स्किप करके भी इसको वापस से बैक जाके सुन लीजिए। अब हम पढ़े आगे का, ये सब समझ में आ गया होगा आपको। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको साथ के साथ बता दे जाऊँगी। क्योंकि देखो, अभी जो मैंने बोला है ना, जैसे मान लो राहुल ने सीमा को साड़ी दी, एक बार सुनना आप, राहुल ने सीमा को साड़ी दी। अभी जो मैंने उदाहरण बताया ना, एक उदाहरण बता दूं, राहुल ने सीमा को क्या दी? साड़ी दी, कुछ भी दे सकता है, राहुल है, सीमा को साड़ी दी। अब देखिए, एक तो ये हो गया यहाँ पे कर्ता, ठीक है ना, एक ये हो गया, है ना, कारक है ना ये, भाई ये कारक है और ये इनके चिन्ह है को, और यहाँ भी छुपा हुआ है तो ये भी को है। ठीक है, कई बार आता है वाक्य में, दिखाई नहीं देता है, वो होता है। देखिए, अब ये तो हो गया साहब राहुल ने। अच्छा, मैं इसमें से पूछ रही हूँ आपको, सजीव कर्म कौन सा है, सजीव कारक कौन सा है? सजीव, सीमा को, ये तो हो गया। ये देखो, यहाँ भी को है और यहाँ भी को है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये जो को है, ये पहला नंबर वाला, ये तो हो गया आपके अप्रधान, ध्यान रखना, यानी गौण कर्म। क्या हो गया? अप्रधान, यानी गौण। ठीक है, और ये है ना क्रिया के पास में, ये निर्जीव। तो हमेशा ध्यान रखना, एक लाइन अंडरलाइन करके लिख लो आप यहाँ पे, कि जो क्रिया के पास में होगा वो कारक हमेशा निर्जीव होगा। आई समझ में बात? और फिर मैंने क्या कहा, निर्जीव कारक से आपको प्रश्न करना है, क्या लगा के, क्या दी? साड़ी दी। क्या दी? साड़ी दी। ठीक है ना, तो आ जाएगा आपका को। तो ये जो को आया है यहाँ पे, अब देखो ऊपर मैंने क्या लिखवाया था अभी आपको, कर्ता भी है और कर्म भी है, तो आप प्राथमिकता किसको देंगे? कर्म को देंगे। और कर्म भी किसको देंगे? आप निर्जीव कर्म को प्राथमिकता देंगे। किसको देंगे? वापस से बोल रही हूँ मैं, अगर एक वाक्य में कर्ता भी है और कर्ता कारक भी है और कर्म कारक भी है, तो वहाँ प्राथमिकता आपको कर्म कारक को देनी है। और कर्म कारक को कौन सा को देनी है? निर्जीव कर्म कारक को देनी है। क्यों? क्योंकि जो निर्जीव कर्म कारक होगा, जो मुख्य कर्म होगा और जो प्रधान होगा, वो क्रिया के सदैव पास में रहेगा, बिल्कुल सदैव पास में रहेगा। ये देखिए, साड़ी दी, कुछ भी दे दो ना आप, है ना, साड़ी दी या कोई हार दिया या कुछ भी दे दो। अच्छा, ये जो है ना, ये सजीव कर्म है। और सजीव देखिए, एक होता है प्राकृतिक,
एक प्रत्यक्ष, एक व्यवहारिक, दो होते हैं साहब, कर्म भी दो होते हैं भाई। अरे बहुत डीपली पढ़ा सकती हूँ मैं आपको, कभी ऑफलाइन बेस रहेगा तब देखेंगे। अभी आपके काम का इतना ही है, आप समझ लीजिए बस। यहाँ ये पूछा जाता है कि, और एक बात और ध्यान से सुनिए यहाँ पर, कि जितने भी कारक आ जाए, अगर अंडरलाइन नहीं करा हुआ हो, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक वाक्य में, अभी मैंने क्या बोला पहले तो, कि एक वाक्य में कितने भी कारक आ जाए, ठीक है ना, और आपसे पूछे कि यहाँ प्रधान कारक क्या है, तो जो प्रधान कारक होगा ना वो तो होगा, संबोधन को छोड़ के जितने भी कारक आ जाए ना, 1 मिनट ध्यान से सुनिए। जय मान ली कर्ता ने, कर्म को, करण से, सारे आ गए, और जो मुख्य कारक पूछे तो मुख्य कारक हमेशा क्रिया के पास वाला होगा, प्रधान कारक क्रिया के पास वाला होगा, तो वो क्या होगा, प्रधान होगा, निर्जीव होगा, है ना, और क्या होगा, मुख्य कारक भी होगा। ये चीज़ें एक ही हैं, ठीक है। दूसरी बात, अगर सारे कारक आए और उसमें भी संबोधन आ जाए तो संबोधन को प्राथमिकता देनी है। क्लियर है? अब तो क्लियर हो गया होगा। आगे पढ़ें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक आपने अगर पढ़ा हो जिसके लिए तो इजी है, और जिसने नहीं पढ़ा है ना उसको तो बहुत टिपिकल लगेगा, क्योंकि देखो एग्जामिनर कैसे भी घुमा सकता है। चलो थोड़ा संबंध का पढ़ लेते हैं। 6 नंबर पर है अपने संबंध। अच्छा, संबंध, ना ने नी, काके की, रा रे री, ये सारे होते हैं समास, संबंध होते हैं। अब ये देखो कहाँ कहाँ कैसे लगेंगे, दो जगह आ रहे हैं ना, देखो ये का के की, ये ना ने नी, रा रे री, देखो ये तो लगेंगे उसका, उसकी, ये सर्वनाम के आगे लगेंगे, है ना, ये सब सर्वनाम के आगे लगेंगे सब, बिल्कुल लगता है ना। ये निज सर्वनाम, मेरी सर्वनाम की क्लास देखिए जाके, बिल्कुल पता लग जाएगा, वहाँ भी मैंने पढ़ा रखा है, बहुत अच्छे से करवा रखा है, वहाँ पे डेप्थ, बहुत डीप में जाके करवा रखा, वहाँ से आप देखेंगे ना एक भी प्रश्न आपको बाहर नहीं जाएगा। देखो ये हमारा, हमारी, हमारे, है ना, उसका, उसकी, उसके, अपना, अपनी, अपने, आगे सर्वनाम, ठीक है। अब ये किसके आगे लगेंगे, किसी संज्ञा या सर्वनाम के आगे लगेंगे, लगेंगे नहीं लगेंगे। अभी आप बोलते हो ना उस, तो पहले तो ऐसे लिखते थे, लेकिन अब जल्दीबाजी में है ना, ये उसने ना ऐसे लिखने लगे हैं, उसने, उसने, उसका, उसकी, है ना, हमने, हमारा, ठीक है, आपने, आपकी, तो ये जो लगेंगे ना, ये तो आप में लगेंगे। हमको तो लगाना भी मत, हमसे करना, हमको तो गलत हो जाएगा। हम के आगे लगाओगे ना, जैसे मान लो हमने, तो सही है, मुझको भी मत करना। जिसमें को लगेगा ना जिस सर्वनाम में, वो तो गलत हो जाएगा, केवल आपके अलावा आप सही रहेगा, आपको, आपका, आपकी। क्लियर? अब देखिए आगे देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। संज्ञा, सर्वनाम और कर्ता, ठीक है ना, क्या रहेगा, संज्ञा, सर्वनाम या कर्ता, इनके आगे लगेंगे ये। संबंध कारकों के पश्चात विभक्ति चिन्ह। अब देखो संबंध कारकों में विभक्ति चिन्ह कैसे लगते हैं। जब मैंने ऑफलाइन के बैच में पढ़ाया था ना, तब बच्चे बोले मैडम हमने बहुत जगह पढ़ा लेकिन इस तरह से कारक नहीं पढ़ा, क्योंकि इतना डीपने में हमने नहीं पढ़ा। हम तो सोचते थे 7 विभक्ति चिन्ह होते हैं और छुट्टी करो। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। देखो राम दशरथ के पुत्र हैं, राम दशरथ के पुत्र हैं, ठीक है, यहाँ राम का संबंध बताया। देखो ये कहीं भी आ जाएगा, आएगा, आप ये मत सोचना कि आगे आएगा ये पीछे आएगा। देखो ये संज्ञा है और ये भी संज्ञा है, तो 2 संज्ञाओं में संबंध बता रहने के लिए ये भी तो संज्ञा है। क्लियर? मैंने क्या कहा ऊपर देखो, ये वाली लाइन पढ़ो आप, संज्ञा या सर्वनाम, है ना, या कर्ता में संबंध बताएंगे, ठीक है। तो ये राम हो गया, दशरथ हो गया, ये पुत्र, ये तो तीनों ही संज्ञाएं हैं, ठीक है। यहाँ भी देखिए राम, ये दशरथ राम के पिता हैं। अब ये जो आ रहा है ना ये कारक चिन्ह, ये तो एक ही हो गया ना, एक ही हो गया ना, क्योंकि ये संज्ञा के साथ में है, संज्ञा के साथ में है, चाहे यहाँ आए चाहे, अब संज्ञाओं को आगे पीछे कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका संबंध होना चाहिए। और संबंध क्या है, राम का दशरथ से संबंध है, और राम का दशरथ से संबंध दिखाने के लिए के चिन्ह प्रयुक्त किया जा रहा है। एक बार देखना, ये देखना, घर के आंगन में नीम का पेड़ है, 2 आ गए ना, घर के आंगन में नीम का पेड़ है,
तो यहाँ घर से, घर का आंगन, ठीक है ना, घर आंगन अपन बोलते ना, घर आंगन कौन सा समास है, कौन सा कारक चिन्ह है, बिल्कुल। और फिर ये तत्पुरुष समास भी तो आ जाता है, उसमें संबंध में आते ही नहीं आते हैं। समास पढ़ रखे हैं तो ठीक है, करनी हो तो कमेंट में लिख देना, मैं करवा दूंगी जैसे भी टाइम मिलेगा। उसका घर है, वह उसका घर है जिसके घर में रोज जलेबी बनती है। हम क्यों बुरा सोचे कि उसके घर में क्या हो रहा है, जलेबी बनती है। ये उसका घर है जिसके घर में रोज जलेबी बनती है और बहुत अच्छी खुशबू आती है, हैं? तो देखो संबंध बताने के लिए ये जो जिसका लिखा ना, ये समुच्चय बोधक है, आया समझ में, उसका सर्वनाम है। अब यहाँ नोट करके मैंने कुछ चीज़ें लिखाई है, ध्यान से देखना। सर्वनाम शब्दों में विभक्ति साथ में पाई जाती है, जो मैंने अभी लिखवाया आपको, ऊपर लिखवाया ना उसने, यहाँ पे अपने, वे अपने रिश्तेदार है, ठीक है, वे आपके रिश्तेदार हैं, वह आपकी क्या लगती है, वे हमारे रिश्तेदार हैं, ये साथ में लगेंगे। ये रारेरी, काके की, नानेनी, इस साथ में लगेंगे। अब मैंने यहाँ एक थोड़ा सा ये देखिए आपको समझाने के लिए बताया है, एक प्रश्न कैसे बनेगा। अब थोड़ा आ जाइए, है ना, बहुत देर हो गई पढ़ते पढ़ते। प्रश्न कैसे बनेगा, देखो, सिर का दर्द, एक शब्द है सिर दर्द, और उसमें अलग अलग कारक दे दिए, आपको पहचानना है कि क्या है, ठीक है। एक शब्द है सिर का दर्द, एक शब्द है सिर में दर्द, शब्द दे देंगे केवल सिर दर्द, ये दे दिया शब्द सिर दर्द, एक दे दिया आपके सिर में दर्द, एक सिर दर्द दे दिया, और एक सिर के लिए दर्द दे दिया। तो बताओ करना क्या है, पहचानना आपको, ऐसे देंगे वहाँ पे। तो मैं बता देती हूँ, जैसे सिर का दर्द, अगर शब्द दे दिया आपको कि सिर दर्द में कारक चिन्ह बताइए, क्या करेंगे, समास में भी पूछा जाएगा ये, बिल्कुल बिल्कुल साफ समास में पूछा जाएगा। तो मैं बता देती हूँ, अगर बीच में का चिन्ह आ गया तो आ गया संबंध, ठीक है। देखो अगर मैं ये कहूँ कोई आ जाता है ना, और हमें पसंद नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, अरे बाप रे सिर दर्द आ गया, हैं? हम बोलते हैं सिर दर्द हो गया, सिर में दर्द है, सिर पर दर्द है, सिर का दर्द है, क्या होगा। अगर सिर का दर्द बोलूँ तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए आया है, ठीक है, यानी कि कोई परेशानी आई है, समझ में आया मेरी बात, कोई परेशानी आई है, तब तो वो सिर का दर्द है। अगर मैं पूछूँ सिर में दर्द है, तो वो स्थान का बोध करा रहा है, सिर में दर्द, ये तो मेरे सिर में है ना, अरे वहाँ क्या जाऊँ, वहाँ जाते सिर दर्द होता है, स्थान का बोध हो रहा है। और आपके भी सिर में दर्द होता है ना, तब आप क्या बोलते हो, आप ऐसे बोलते हो क्या, मेरे सिर दर्द हो रहा है। वाक्य में बोलते हैं जब, तो सिर दर्द बोलेंगे। देखो मैंने लिख रखा है यहाँ साफ साफ, अगर हम वाक्य में प्रयोग करेंगे जब, तो बोलेंगे सिर दर्द, ये सामासिक शब्द हो जाएगा, और ये एक बहुब्री शब्द, बहुब्री समास है। सिर दर्द क्या है, बहुब्री समास है। और सिर के लिए दर्द तो कुछ ही नहीं है, ये तो ऐसे मैंने आपको भ्रमित करने के लिखा है। दो ही चीज़ें पूछी जाएगी, एक तो संबंध पूछा जाएगा, एक अधिकरण पूछा जाएगा, और एक पूछा जाएगा कि समास कौन सा है, तो बहुब्री समास है। और चौथा दे देगा कि सिर के लिए दर्द में है, तो ये गलत है या सही है ना। इनके सामने ये सारे दे देंगे कि सिर का दर्द संबंध हो गया, सिर में दर्द अधिकरण हो गया, सिर दर्द बहुब्री समास हो गया। फिर चौथा ऑप्शन दे देंगे सिर के लिए दर्द, जो दे देगा ये सही नहीं है, तो सिर के लिए दर्द थोड़ी होता है। अच्छा, सिर में भी दर्द किसी की ज़रूरी थोड़ी है, ये पूरा का पूरा अपना सिर है, जैसे किसी के पीछे होता है, किसी के बीच में होता है, किसी के साइड में होता है, तो होता तो सिर में ही है ना, सिर के ऊपर तो होने से रहा, सिर पर भी नहीं होगा, ठीक है ना, सिर पर भी नहीं होगा, सिर में ही होगा अंदर। क्लियर। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन समझनी पड़ेगी भाई साहब। किताबों में तो दे दिया जाता है, लेकिन किताबें समझाने के लिए थोड़ी आएंगी। अब देखिए अधिकरण सातवां में पर, ये किसके लिए आएंगे आपके, आपको जैसे ये आ जाए ना कारक चिन्ह, आपको कहाँ लगा के प्रश्न करना है, ठीक है। इसको पहचानने का तरीका बताती हूँ। जैसे में और पर, तो ये स्थान विशेष के लिए आएगा। कहाँ का मतलब ही क्या होता है, स्थान,
कहाँ का मतलब क्या होता है? स्थान। अच्छा, एक तो होता है जैसे 3 जने बैठे हुए हैं, 4 जने बैठे हुए हैं, उसमें सबसे अच्छा कौन है? तो वो भी तो अपना स्थान बना रहा है। 20 लोगों में एक अपना स्थान बनाता है। जैसे अवस्थाएं नहीं होती हैं, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, है ना, उत्तम अवस्था, तीनों होती है ना विशेषण की मूल अवस्थाएं, बिल्कुल इसी में आती है ये। जैसे कवियों में राजा, तो बहुत सारे कवि सम्मेलन हो रहा था और बहुत सारे कवि बैठे हुए थे एक जगह। तो फिर किसी ने इशारा किया, क्या देखो कवियों में तो राजा वही है। तो कौन सी अवस्था की? उत्तम अवस्था। बहुत सारों में तुलना होती है ना किसी एक की। क्लास में भी बहुत सारे बच्चे होते हैं, वहाँ भी तुलना होती है। कवियों में राजा, जैसे मान लीजिए देवराज है ना, देवराज इंद्र, देवों में राजा बोलते हैं ना, देवताओं में राजा, देवताओं के राजा। अब देवताओं के राजा तो संबंध का हो गया, और देवराज, देवों में राजा, बिल्कुल अलग अलग आपको पहचान के लिए दिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मैंने नोट करके लिखा, ये लाइन देखिए, जिन शब्द से कार्य, आधार, समय, स्थान का बोध हो, क्रिया विशेषण स्थानवाचक आता है इसमें, क्रिया विशेषण स्थानवाचक इसी में आता है, ठीक है ना। जिस वाक्य से कार्य, आधार, समय या स्थान का बोध हो, वाक्य में अधिकरण कारक होते हैं, और 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होता है स्थानाधिकरण और एक होता है कालाधिकरण। क्लियर? स्थानाधिकरण का मतलब होता है स्थान के पीछे, तो कोई भी स्थान आएगा ना, उसके पीछे उसमें आएगा पर आएगा। क्लियर? ऊपर, पर, जैसे छत पर, है ना, पर आ जाएगा, जिससे जहाँ वो आदमी खड़ा ना, जहाँ जो वस्तु पड़ी है वो इसका स्पर्श हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए आपने अपनी टेबल पर एक पुस्तक रख रखी है, तो पुस्तक कहाँ पड़ी है? टेबल पर, तो टेबल का पुस्तक से स्पर्श हो रहा है, वहाँ आ जाएगा स्थानाधिकरण, स्थान के पीछे लगेंगे ये। क्लियर? और एक होता है कालाधिकरण, उसमें समय आएगा, ठीक है, समय आएगा। और समय के लिए क्या? जैसे कमरे में पंखा चल रहा है, एक वाक्य बता रही हूँ मैं आपको, कमरे में पंखा चल रहा है, तो ये जो पंखा है वो कमरे में चल रहा है, वो है आप किसी चीज़ से स्पर्श नहीं कर रहा है, चल रहा है, लटका हुआ है वो। पर जहाँ आएगा वहाँ स्पर्श होगा, और में जहाँ आएगा वहाँ स्पर्श नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है समझने के लिए। जैसे कुएं के अंदर, है ना, कुएं में मेंढक बोल रहे हैं, और एक मुंडेर पर, दोनों उदाहरण बता दिए मैंने आपको। चोर अंधेरे में छिप गया, समय का बोध हो रहा है ना, अंधेरे में। अंधेरा कब होता है? रात को होता है। और रात क्या है ना, रात होता है 12 बजे का समय, 1 बजे का, 9 बजे बाद रात ही रात है। छत पर कोई खड़ा है, स्थान पर खड़ा है ना, और ये में दोनों आगे। बोतल में पानी है, घर में चोर घुस गए, घर पर मेहमान आए हैं। अब मेहमान घर पर आए हैं, कोई बाहर से आ रहा है, और हम पूछते हैं भाई क्या हुआ, भीड़ कैसे लगी है? कि उनके घर पर मेहमान आए हैं। अब वो मेहमान आ गए हैं, घर पर आए हैं, तो डायरेक्ट थोड़ी किसी कमरे में जाएंगे, कमरे नंबर 4 में मेहमान है, फिर बोलेंगे अपन कमरा नंबर 4 में है। क्लियर? मतलब इनसाइड जो चीज़ है वह मे के लिए आएगी, ठीक है, आता है ना इनसाइड। हाँ, राधा अपनी माँ पर गई है, ये देख लीजिए, राधा अपनी माँ पर गई है, ये कौन सा वाक्य है? ये भी अधिकरण है। क्लियर? अब है एंड में 2-4 चीज़ें बातें बची हुई है संबोधन की, वो देख लेते हैं थोड़ा सा। संबोधन, हे, अरे, ओ, विस्मयबोधक चिन्ह लगेगा, तो आपको यहाँ तो बिल्कुल डरने की आवश्यकता ही नहीं है, बिल्कुल पहचान जाएंगे। विभक्ति पहले व कारक बाद में लिखा जाता है। जैसे हे राम, फिर यहाँ विस्मयादिबोधक चिन्ह आ जाएगा। विस्मयादिबोधक चिन्ह में भी आता है ये। रे नप बालक, हे नाथ, ओ बेटा, इधर मत आना, ओहो, अरे ये क्या हो गया? ये विस्मयादिबोधक, ठीक है। अब परिभाषा देखो किसकी? संबोधन की, जिसमें का वाक्य से पहले संबोधन आए। और मैंने संबोधन की एक बहुत अच्छी चीज़ बताई थी आपको कि जितने भी सारे कारक आ जाए, अगर किसी वाक्य में संबोधन हो ना, तो प्रधानता संबोधन को ही दी जाएगी। ये तो हो गई इसकी चीज़। अब हम थोड़ी ये 2 चीज़ें बता रही हूँ मैं। एक तो कर्ता की जो परिभाषा ना, देख लीजिए, कर्ता के प्रयोग हेतु विभक्ति ने विभक्ति का प्रयोग होगा और भूतकाल में होगा, ठीक है। और वाक्य में क्रिया या कर्म को करने वाला कर्ता होता है। आई समझ में बात? चलिए अब थोड़ा सा कामता प्रसाद की परिभाषा देख लें। बहुत अच्छी परिभाषा लिखते हैं वो। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के
किसी दूसरे शब्द से प्रकाशित होता हो, है ना। देखो टिपिकल लैंग्वेज, अब प्रकाशित होता हो तो आप तो सोच रहे हैं पता नहीं क्या प्रकाशित करवाएंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से प्रकाशित होता हो उस रूप को कारक कहते हैं। जैसे देखो, रामचंद्र जी ने खारी जल से समुद्र पर बंदरों से पुल बंधवा दिया, ठीक है ना। ये रामचंद्र जी संज्ञा है, ये खारी जल संज्ञा है, समुद्र संज्ञा है, बंदरों से संज्ञा है, पुल संज्ञा है, और ये एंड में क्रिया आ गई। आगे क्रिया, एंड में क्रिया आ गई। तो यहाँ कारक, यहाँ देखो अंडरलाइन कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर कारक कौन सा होगा? कर्म होगा भाई साहब, क्योंकि पुल को बंधवाया है ना, और पुल क्या है? निर्जीव है, मुख्य कर्म है, प्रधान कर्म है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ कारक कौन कौन से आए हैं, देखो रामचंद्र जी ने, तो यहाँ पे तो हो गया कर्ता, आपको ऐसे पहचानना है, कर्ता कारक। खारी जल के, ये संबंध हो गया, ठीक है, संबंध हो गया, संबंध कारक, ऐसे पहचानना आपको। पर ये अधिकरण हो गया, ठीक है, अधिकरण हो गया। बंदरों से, किसके माध्यम से? बंदरों से, बंदरों से, है ना, किसके द्वारा? बंदरों के द्वारा, तो करण हो गया। आया समझ में? ऐसे पहचानना है। पुल को, ये आ गया, को बंधवा दिया, क्लियर, इस तरह से पहचान करनी। आप और देख लीजिए, लो में लगा देती हूँ आपके लिए, ये लो, अच्छे से पढ़ लेना। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? हाँ जी, आज आपने कारक की थ्योरी पढ़ी, तो कारक के 8 प्रकार समझ में आ गए होंगे आपको। अब हम कारक की प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, ताकि जो टॉपिक है उसके साथ के साथ में आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में लिखना ज़रूर कि आपको कितने आ रहे हैं, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न, आपको समय मिलेगा और आप बताना, अपने पास में लिखते जाना आप। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। कारक किसे कहते हैं? ठीक है, परिभाषा आपको मैं बता चुकी हूँ। कारक किसे कहते हैं? मैं चारों ही ऑप्शन बोल रही हूँ। जो संज्ञा और सर्वनाम से क्रिया का संबंध जोड़ते हैं, ठीक है, पहली परिभाषा तो ये हो गई। जो संज्ञा या सर्वनाम से क्रिया का संबंध जोड़ते हैं। जो क्रिया और क्रिया के संबंधी होते हैं, नहीं दोस्तों ये तो नहीं होगा। जो क्रिया के कर्ता क्रम का बोध कराते हैं, बिल्कुल ये भी नहीं होगा। तो और जो कर्ता क्रम के बीच का संबंध स्थापित करते हैं, नहीं ये भी नहीं है। तो 1 2 3 4 में से ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट हो जाएगा। कौन सा राइट हो जाएगा? 1, क्योंकि हमने सीधी सीधी परिभाषा पढ़ी है इसकी। चलिए दूसरा देखते हैं। क्रिया करने वाले कारक को क्या कहते हैं, यानी काम करने वाले को क्या कहते हैं? बिल्कुल कर्ता ही कहेंगे, ठीक है। आगे देखिए, जिस पर क्रिया का फल पड़ता है उसे क्या कहते हैं? जिस पर क्रिया का फल पड़ता है। अगर मैं यहाँ ऐसे कहूँ कि, अगर मैं यहाँ थोड़ी सी परिभाषा चेंज करके अगर मैं आपसे ये पूछूं क्या कि क्रिया का फल किस पे पड़ता है या क्रिया का फल किस पर पड़ता है, ठीक है ना, तो आपका क्या जवाब आएगा? कर्ता पर तो पढ़ने से रहा, करण पर भी पढ़ने से रहा, तो फिर कर्म पर ही पड़ेगा। तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। सकर्मक क्रिया की परिभाषा भी यही होती है कि जिस पर क्रिया का फल पड़ता हो, ठीक है। चौथा देखिए, क्रिया करने के साधन को क्या कहते हैं? वही फिर से आ गया वही सवाल। अब देखिए, यहाँ पर पूछा है साधन को क्या कहते हैं, वहाँ पूछा था ऊपर कि करने वाले को क्या कहते हैं। साधन किस में आ रहा है? साधन कर्म में आ रहा है क्या? करण कर्ता में आ रहा है? अपादान में आ रहा है? नहीं साहब, न तो इसमें आ रहा है, न इसमें आ रहा है, न इसमें आ रहा है, ये आ रहा है करण में। तो और करण का आपने देखा कारक चिन्ह क्या होगा? से या के द्वारा, ठीक है, और किसी साधन के माध्यम से हम कोई कार्य करते हैं। आगे देखिए, क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसके लिए, देखिए अंडरलाइन। पहले अगर आपको प्रश्न निकालने का तरीका बताती हूँ मैं। अगर जैसे प्रश्न इस तरह से आए तो आप समझ जाएंगे कि क्रिया किसके लिए की जाती है, कि किसके लिए?
देख कर्म में तो को आएगा, ठीक है। एक एक के आगे आपने आपके पर्सन चिन्ह लगा दीजिए। कर्ता के आगे नहीं आएगा और ये आ गया संप्रदान, तो के लिए, के वास्ते, ठीक है, इसमें आएगा ये, ठीक है। और संबंध में तो काके के आ जाएगा। हो गए 5 प्रश्न। छठा देखिए, क्रिया जिस स्थान पर की जाती है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल सिंपल, आ गया होगा समझ में। किस पे की जाती है, स्थान का नाम आ गया यहाँ पे। स्थान को मैंने क्या बताया था, अधिकरण। क्लियर है। 7वां देखिए, क्रिया के लिए जिससे दूरी रखी जाती है उसे क्या कहते हैं। बिल्कुल दूरी का भाव होता है, पढ़ा आपने कि एक वस्तु अपनी ही जगह से दूर चली जाती है, किस में आएगा ये, अलग होने का भाव कौन से कारक में आएगा, तो दोस्तों अपादान में आएगा। संबंध कारक का कार्य क्या है, संबंध का, अब किस किस के बीच में होता है संबंध, संबंध किसके बीच में होंगे, मैंने कहा या तो 2 संज्ञाओं के मध्य या 2 सर्वनाम के मध्य, या फिर एक संज्ञा और एक सर्वनाम होगा। तो देख लीजिए इसमें कौन सा आंसर सही है। इसमें तो ये तीसरा नंबर का ही सही है, संज्ञा या सर्वनाम के बीच संबंध बताना। क्लियर है, आ रहा है समझ में। बिल्कुल ऐसे आ जाएगा आपको, और आपके कारक का टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। एक बार दिमाग में सेट हो जाए कि चिन्ह कौन से हैं और हमें कहाँ यूज़ करने हैं, तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कर्ता कारक का वाचक या परसर्ग है। कर्ता का, तो कर्ता का तो पता है आपको क्या है, कर्ता का नहीं है। बिल्कुल इजी, खत्म प्रश्न है ये तो, एकदम इजी प्रश्न है। अब देखिए 10वां देखिए, कर्म कारक का वाचक है। एक एक के चिन्ह पूछ रहा है। कर्म का को है, ठीक है। संप्रदान का के लिए है। करण कारक का द्वारा है और से है। अब देखिए यहाँ दोनों ही आगे करण कारक का परसक चिन्ह है, ठीक है। से या के द्वारा दोनों ही आ रहे हैं, यहाँ पे दोनों ही आ रहे हैं। अब एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 मिनट। देखिए इस ऑप्शन में तो इन्होंने दोनों ही दे दिए, तो अच्छी बात है, ये दोनों ही दे दिए, तो ये अपना ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, राइट। क्लियर। अब देखिए अपादान कारक का क्या है, अपादान से दूर, से दूर, तो पहला ही ठीक है ये। और सहयोग में कौन सा आएगा, ये भी देख लीजिए साथ के साथ। यहाँ करण आएगा साहब, आएगा नहीं आएगा जुड़ाव के अर्थ में। अब देखिए अधिकरण, अधिकरण का क्या आएगा, में पर। अब यहाँ दोनों ही दे रखा है, तो ये ठीक होगा इसका आंसर। एक बार क्या होता है, कई बार ऐसा भी होता है कि सभी वाले ऑप्शन में भी दे दिया जाएगा या एक ही जगह दोनों ऑप्शन दे दिया जाएगा। अब देखिए आगे प्रश्न, संबंध कारक के वाचक या परसर्ग है। संबंध में क्या क्या आएगा, संबंध में का, के, की, इसकी जगह अगर यहाँ ये कुछ भी नहीं होते और यहाँ नाने, नी, रारे, री होता तो हमारा ऑप्शन चौथा से हो जाता है कि ये सभी है। क्लियर है ना, याद रखिए। इस देखिए आपके हाथों हाथ रिवीजन भी हो रहा है। अब आपको ऐसा ही होगा है ना, सुबह वीडियो मिल जाएगा, शाम को प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी, तो आपका हाथों हाथ रिवीजन हो जाएगा। रारेरी विभक्ति किस में आएगी, अभी मैंने बताया किस में आएगी, कर्ता में तो नहीं आता है, ठीक है। कर्ता में क्या आता है, नहीं, बताते जाइए साथ के साथ। कर्म में को और करण में से या के द्वारा, तो ये इसमें ये ऑप्शन अपना ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट वाला। अब देखिए 17वां, काके की का किसके साथ होता है, संबंध के साथ होता है। इजी है ना, आप खुद भी लगाते जाइए, करते जाइए। को विभक्ति किस कारक के साथ होती है, कर्म के साथ होती है। इजी प्रश्न है, बिल्कुल इजी है ये तो। आगे देखना, अभी थोड़ा टिपिकल भी लिए मैंने। से विभक्ति किस कारक के साथ नहीं लग सकती। अब आओ 18वां छूट गया क्या, ये लो 18वां बता देते हैं, 18वां भी बता देते हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। हाँ जी, 18वें में क्या है, को विभक्ति किस कारक के साथ प्रयुक्त नहीं होती, नहीं हो सकती, ठीक है। को विभक्ति किस कारक के साथ प्रयुक्त नहीं हो सकती। अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं, इसका आंसर तो चलो इसका आंसर दे देते हैं पहले, फिर मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन लेके बैठिए और नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए को विभक्ति किसके साथ प्रयुक्त नहीं थी, देखो कर्ता, कई बार कर्ता के साथ भी को आता है, बिल्कुल आपको पता भी नहीं है। वो मैंने बताए थे ना दो, एक तो प्रेरित और एक प्रेरक, उसमें बताया था मैंने। एक आता है कर्म में भी को आता है और एक संप्रदान में भी को आता है, बिल्कुल। किसको भीख दो, भिखारी को भीख दो, आया नहीं आया।
और जनरली देखा जाए तो के लिए ही है इसका तो, है ना। लेकिन मीरा ने सीमा को मिठाई दी, किस लिए दी भाई? खाने के लिए दी। सीमा कौन है? जो काम करने वाली बाई है, घर में रोज आती है, वो काम करने, झाड़ू पोछा करने आती है, तो उसको दे दी मिठाई। तो वापस थोड़ी लेने के लिए दी, देने के लिए दी ना। तो जो वापस नहीं लेंगे, परमानेंट हमेशा के लिए दे दी है, चाहे वो खाने की चीज़ें हो, चाहे कपड़े हो, चाहे कुछ भी हो, उसके लिए संप्रदान आएगा और वहाँ भी को आएगा। तो ये तीनों ही कारक में को परसक चिन्ह प्रयुक्त होगा, लेकिन अप्लाई करना है आपको वाक्य को देखकर। क्लियर? आगे देखिए 19वां नंबर, से विभक्ति किस कारक के साथ नहीं लग सकती? अब आपको से को लगाना है, तो इसका मतलब 3 में लगेगी और 1 में नहीं लगेगी। जब ऐसा प्रश्न आ जाए ना, तो आपको ये करना है कि 3 ऑप्शन में तो लगेगी और 1 में नहीं लगेगी। कौन से में नहीं लगेगी देखते हैं। देखो, जैसे आपका नाम है राम, ठीक है, राम से काम नहीं होता, लग गई ना, लग तो गई। देखो, अच्छा संबोधन, अब संबोधन एक बार के लिए इसको हटा देते हैं। करण से, इसमें तो ऑलरेडी है। अपादान से, वह उससे अलग हो रहा है, तो देखिए करण में भी से है, अपादान में भी है और कर्ता में भी है। इस संबंध में नहीं आएगा। संबंध में तो अपन किसी को आवाज़ देने से पहले संबोधन करते हैं, तो उसको ये थोड़ी बताएंगे अरे से आओ, ओहो से नहीं बोला जाएगा ना, ऐसे। अब देखिए रेखांकित के कारण बताइए। अब जो मैंने कल आपको बात बताई थी ना, वो यहाँ लागू होती है कि कई बार आपको बिना रेखांकित करे भी पूछ लिया जाएगा और कई बार रेखांकित करे भी पूछ लिया जाएगा। तो कई बार प्रश्न इजी हो जाएंगे और कई बार प्रश्न थोड़े टेढ़े हो जाएंगे। देखो, गंगा हिमालय से निकलती है, ये अपने ही से निकल रही है ये, ठीक है, तो अलग हो रही है वहाँ से, तो क्या हो जाएगा? अपादान। क्लियर? वृक्ष पर कोयल बैठी है, कहाँ पर बैठी है कोयल? वृक्ष पर बैठी है, तो वृक्ष के पत्ते पर बैठी होगी, डाल पर बैठी होगी, है, अंदर घुस के बैठी होगी, ऊपर बैठी होगी, कहीं कहाँ बैठी है? तो स्थान का बोध करा रहा है ये। किसका बोध करा रहा है? स्थान का। इनके साथ साथ जब भी कभी आप ये पढ़ते हैं, तो पढ़ने के साथ साथ जैसे कोई करता है, तुरंत उसके आगे उसका परसरक चिन्ह बोलिए आप। बिल्कुल एकदम से आपको याद भी होते जाएंगे और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे ये 4 ऑप्शन है ना, अगर नहीं समझ में आता हो तो मैं एक तरीका बताती हूँ। नहीं समझ में आता हो, जैसे ये ऑप्शन दे रखे हैं 4, तो ये संप्रदान दिया, हाथों हाथ इसके सामने इसके आगे लिख लो के लिए, और है ना दान देने के भाव में। फिर अधिकरण के आगे लिख लो में पर, ठीक है, स्थान के भाव में। फिर कर्म लिख दो को, ठीक है, और यहाँ पे ये कौन सा है चौथा, देखते हैं, उसका भी लिख लो। इस तरह से निकाल के फिर आप क्वेश्चन लगाओ, बिल्कुल तैयार हो जाएगा आपका क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं, थोड़े से और बचे हैं, आज प्रश्न थोड़े ही लिए हैं। देखिए, खेल मई में होंगे, खेल कब होंगे? मई में होंगे। अब ये मई और में होंगे, है ना, तो करण में तो आएगा नहीं, संप्रदान में भी नहीं आएगा, अपादान में भी नहीं आएगा, सीधे सीधे बात है, में आ रहा है, तो यहाँ पर अधिकरण आ गया। पत्ते वृक्ष से झड़ते हैं, देखिए से अपन ने 2 जगह पढ़ रखे हैं, एक तो करण में और एक अपादान में। तो ये वृक्ष से झड़कर नीचे गिर रहे हैं, तो वृक्ष से तो अलग हो गए, अलग दूर जाने के भाव में हो गए ना, तो यहाँ ऑप्शन आ जाएगा आपका अपादान। राम पुस्तक पढ़ता है, ठीक है, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। क्वेश्चन बहुत इजी है, आप ऐसे घबराइए नहीं, वहाँ भी इजी मिलेंगे आपको, बशर्ते आपको थ्योरी अच्छे से आ गई हो इसका, ठीक है। टॉपिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया हो तो प्रश्न चाहे कैसे ही आए ना, आपको एग्ज़ाम में क्रैक करने से कोई नहीं रोक सकता आपको। राम पुस्तक पढ़ता है, तो देखिए यहाँ कारक चिन्ह छुपा हुआ है ना, कारक चिन्ह छुपा हुआ है यहाँ पे। अच्छा ये कौन सा है? ये वाक्य कैसा हो गया? कर्तृवाच्य हो गया। पहले तो कर्तृवाच्य हो गया, क्योंकि देखिए एक वचन का है और सकर्मक भी है। क्लियर? क्योंकि कर्तृवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रिया आती है, और वाक्य एक वचन का होता है, ठीक है, वाक्य वर्तमान काल का होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो कर्ता ने, राम ने पुस्तक को पढ़ा, ठीक है। देखो अब इसके आगे
को राम को आ जाएगा, या राम ने, राम को तो आएगा नहीं, को कहाँ आएगा, पुस्तक को। एक बात मैंने आपसे कही थी कि हमेशा कर्म कहाँ आएगा, क्रिया के पास में आएगा। कहाँ आएगा कर्म, क्रिया के पास में। और जो क्रिया के पास जो कर्म आता है, क्रिया के पास जो कर्म आता है, ये पुस्तक है, तो ये निर्जीव है कि नहीं है, ये निर्जीव है भैया। और जो क्रिया के पास वाला कर्म आता है ना, वही प्रधान कर्म होता है, वही मुख्य कर्म भी कहलाता है, और वह निर्जीव कर्म होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि एक वाक्य में 2, 3, 4 कितने ही कारक हो सकते हैं, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में प्रधान कारक कौन सा है, तो आपको क्रिया के पास वाला बताना है। अगर अंडरलाइन करके या रेखांकित किया हुआ वाक्य आ जाए तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो आप बता देंगे। लेकिन अगर ऐसे ही पूछ लिया जाए तो क्रिया के पास वाला होगा, और संबोधन को छोड़कर। ठीक है, और अगर संबोधन भी साथ है, ऑप्शन में संबोधन भी है, और वाक्य ऐसा दे दिया हो, वाक्य की स्टार्टिंग संबोधन वाले शुरू हो, तो जैसे मैंने बताया था आपको, जैसे मोदी जी बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, मेरे भारतवासियों, बोलते हैं ना, मेरे भारतवासियों या मेरे भाई बहनों, और फिर चाहे आगे वाक्य कैसा ही हो, तो आप ऑप्शन में संबोधन जरूर होगा, उसी पे टिक करना है, चाहे कितने ही कारक आ जाए। ठीक है, अब देखिए आगे चलें। उसने चाकू से फल काटे, देखो उसने चाकू से फल काटे, अंडरलाइन करी हुई है, किसके, चाकू क्या बन रहा है यहाँ, माध्यम बन रहा है। ठीक है, माध्यम बन रहा है चाकू, तो आपका सीधा सीधा हो जाएगा करण। चोर सिपाही से डरता है, तो डर कर तो भागेगा ही ना, भागेगा तो किसका भाव आ जाएगा, अपादान का। बच्चों को भोजन दो, बच्चों को भोजन दो, देखिए साहब बताइए कौन सा कारक है, बच्चों को भोजन दो। अब ये को आ रहा है तो आप तो भ्रमित हो जाएंगे यहाँ को कि कर्म लगा दे, नहीं साहब, कर्म नहीं लगाना है। कारक कौन सा आएगा, मैंने फिर कहा आपसे, जो क्रिया के पास होगा ना वही कारक होगा। देखो यहाँ छिपा हुआ है वो कारक, आपको बताया नहीं गया है, वापस से देख लीजिए एक बार फिर से। मैं यही चाहती थी कि ऐसा प्रश्न आए और मैं आपसे इस प्रश्न को हल करूं। देखिए यहाँ पर बच्चों को भोजन दो, भोजन किसके लिए, अब क्रिया से प्रश्न करो, आप क्रिया से प्रश्न करेंगे, निर्जीव कारक चाहिए अगर आपको, तो क्या लगा के प्रश्न करेंगे, क्या देना है, भोजन। और सजीव क्रिया के लिए, सजीव कर्म आपको ढूंढना हो तो किसको, भोजन किसको दूं, बच्चों को, तो को आ गया। क्या दूं, हैं, भोजन दो। अरे भोजन जरूरी है क्या, कुछ और भी दे दो, केले दो, सेव दो, पपीता दो, कुछ भी दे दो। तो ये यहाँ पर छुपा हुआ है कर्म, और ये यहाँ मुख्य कर्म है, निर्जीव कर्म। क्लियर, बच्चों शोर न करो, लो साहब आ गया ये, देखो बच्चों पे अंडरलाइन कर दिया, जैसा मैं चाह रही थी ना वैसा ही प्रश्न आ गया, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न, ये क्या, ये पूरे ही इंपॉर्टेंट है। आप ये वाले जैसा मैं चाह रही थी वैसे प्रश्न आ गए। बच्चों शोर न करो, तो कौन सा कारक होगा यहाँ पे, बताइए कोई मुझे, बच्चों शोर न करो, तो ये देखो संबोधन आ गया ना, बिल्कुल।